तो बोर्ड में स्कोर करने का अब एकमात्र सॉल्यूशन एक ही है कि आप ऑब्जेक्टिव पर कमांड करें, क्योंकि बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का लगभग 50% रहता है। 230 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी लिखना वगैरह नहीं है। आपको बस अपना 100% देना है, क्वेश्चंस को याद करने हैं, समझने हैं, और आपका 230 मार्क्स पक्का। क्वेश्चन आते हैं लगभग 460 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50% मात्र, एक तो ये 50% पूरा सिलेबस का है, और ऊपर से 50% क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50% अटेम्प्ट करना है। मतलब 460 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र 230 बनाना है। तो अगर आप इस पर टारगेट कर लेते हैं और 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल जो मिलता है सोशल साइंस और साइंस में, तो आपका 270 नंबर मतलब समझिए कि जस्ट आपके हाथ में। 270 नंबर में कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता है। तो इस हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन सीरीज, जिसमें कि हम आपको सोशल साइंस, साइंस, आपका मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस का 5, साइंस का 5 लेक्चर लेने वाले हैं, और मैथ, हिंदी और संस्कृत का टोटल 4 लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि टोटल मिला के 2000 क्वेश्चन आते हैं। अगर ये हम आपको 2000 क्वेश्चन करा देंगे, इसके साथ जो एडिशनल कुछ क्वेश्चन होंगे उनको भी करा देंगे। इतना आपको कंफर्म बोल रहे हैं कि 2000 क्वेश्चन से अलग कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका 230 नंबर हमारी तरफ से पक्का, 230 में 230 नंबर लाने की हमारी गारंटी। बस आप इस गोल्डन सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपका स्कोर लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प ये सीरीज करेगी। तो आज है लेक्चर नंबर 1, और इसमें जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं 80 प्रश्न, इसको हम लोग टारगेट किए हैं। मेनली ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आद्या बोर्ड क्लासेस में। ये एक नया इनिशिएटिव है हम लोग की तरफ से, इसमें कि बोर्ड के स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करेंगे और उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को लाइक कर दें। बाकी आपके जो भी 10th के दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें, जिससे होगा ये कि आपको और हमको दोनों आदमी को कुछ हेल्प मिलेगा, आपके दोस्त को भी हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का बम्बार्डमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप देखे होंगे कि ये आपका आँख हो गया, तो इसके जो पीछे जो बनता है वो वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो गया। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग आमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो विद्युत धारा होती है उसमें आमीटर का यूज करते हैं। जो वोल्टेज होता है उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका यूज करते हैं हम लोग 2 रेसिस्टेंस ऐसा होता है सर्किट, उसमें मतलब बहुत लो अमाउंट में करंट के फ्लो को हम लोग नापने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब मेनली आमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा में, विद्युत धारा को मापने के लिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मतलब जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है। तो जैसे आप लोग समझ जानते हैं कि पावर इक्वल टू होता है V और I। पावर इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है I²R, एक और होता है V²/R। तो इसमें आपका VI भी है, V² V/R है, V²/R है, ये बाई का साइन है, और I² भी है। तो बच गया IR², ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस से किसी चीज़ का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। सॉरी, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग फोकस करते हैं, मतलब किसी भी मतलब बिंदु से ऐसे निकल के, जैसे मानिए लेंस हो गया और यहाँ से कोई भी लाइट सोर्स निकल के ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे 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 एक पॉइंट पे जाके मिलती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। ये फोकस हो गया, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका फोकस।
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब जो फोटोग्राफी कैमरा होता है, आप कैमरा ऐसे शादी वगैरह में देखे होंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा उसका प्रचलन है। तो उसके पीछे आगे जो ये लेंस लगा होता है, ये क्या होता है? ये जो लेंस होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि जिसमें कि ऐसे ऐसे मतलब मल्टीपल लेंस लगे होते हैं, जो कि जूम करने में हेल्प करता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाला उत्तल लेंस, अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकल अवतल लेंस तो यूज नहीं होगा, क्योंकि अवतल लेंस किसी चीज़ का छोटा और दिखाता है, मतलब और छोटा मतलब दिखाता है साइज। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ वाले उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे। मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा दिखना है, जैसे हम लोग जूम करते हैं कैमरा में भी, तो उसमें भी उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। तो किसी चीज़ को मल्टीपल करके देखना है तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित है, मतलब जैसे कि जो अगर पतला लेंस का बात है तो जो उत्तल लेंस होता है वो ऐसे मोटा होता है, ठीक है। तो अगर पतला लेंस का बात आ गया तो ऐसे जाएगा, तो लेंस पतला हो गया बीच में, तो सीधे है कि अवतल ही होगा। वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, जूल पर कूलाम। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इसको हम लोग ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जगह हम लोग जब इंजीनियरिंग किए थे तो इसमें बताया गया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वही है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जूल इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, जूल इक्वल टू कूलाम इंटू वोल्ट, जूल इक्वल टू एम्पियर अपॉन वोल्ट, ये नहीं होगा। जूल इक्वल टू वोल्ट इंटू पे, ये भी नहीं होगा। जूल इक्वल टू कूलाम पर वोल्ट, ये तो कदापि नहीं होगा। जूल इक्वल टू कूलाम इंटू वोल्टिया, ये सही आंसर है इसका। CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। ये एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो इसको हम लोग CHO से आगे ऐसे कोई भी ऐसे मानिए CH3 हो गया, तो इसमें ऐसे CHO को ऐसे ऐड करते हैं, जो एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में कौन सी गैस बनती है? तो इसमें C2H6, इसका जो केमिकल नाम है उसको आप लोग कमेंट में बताइए। ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं तो अगला में हम बता देंगे। जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो जिंक है तो ऑफकोर्स जिंक का ही होगा, इसमें क्या सोचना है। आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो उसका जो नंबर ऑफ सेल होता है ना, वो मतलब कक्षाओं की संख्या वो सेम होती है हर एक आवर्त सारणी के। मतलब मान लीजिए एक आवर्त में हम लोग लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं, जो कक्षाओं की संख्या होती है, वो सेम होती है। अभिक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, मतलब इसमें एक केमिकल से मिलकर दूसरा केमिकल बन रहा है, तो इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये बताइए आप लोग कमेंट में कि किस चीज़ का इसको हम लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? COH2 इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो जल में जो घुलनशील भस्म होता है उसको हम लोग क्षार बोलते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा एस मतलब इसको बोलते हैं Na2CO3 को सोडा एस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा हो गया, ये बेकिंग सोडा हो गया। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? मतलब विजातीय यौगिक होता है ना कि उस यौगिक को कहा जाता है
जिसका गुण और संगठन एक समूह के अन्य सजातीय पदार्थ से भिन्न होता है। जैसे कि ये चूना पत्थर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे हर चीज़ मतलब एक ही ये ग्रुप का है। मतलब इसमें कौन पूछेगा, इसमें कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका सागा का जो थी होता है फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। इसका सागा का फॉर्मूला यही होता है, बस इसी का होता है CaCO4 इंटू ½ तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे अलग हो गया, तो इसीलिए इसको विजातीय यौगिक बोला जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और ये आपको बताए थे जब कमेंट बताने के लिए। इसका होता है बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग बोलते हैं CaOH2 को हम लोग बुझा हुआ चूना पत्थर बोलते हैं। मतलब जैसे कि जिस मतलब जो होता है ना कि चूना निकालने के बाद जो चूना बचा हुआ रहता है, चूना करने के बाद जो नाद में नहीं बचा होता है उसको जो बचा हुआ होता है उसको वही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये होता है आपका चूना पत्थर, जो मेन चूना पत्थर होता है वो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बोलते हैं हम लोग वो धोबिया सोडा, मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग धोबिया सोडा मतलब इसको धोने वाला भी सोडा बोलते हैं, कपड़ा साफ करने वाला, ठीक है। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? मतलब कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग संक्षारक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो एक मतलब बेस होता है, तो बेस का pH मान हमेशा 7 से ज़्यादा ही होगा। तो ये रहा। देखिए इसको आप लोग ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और बाकी अगर 2 ऐसे है मतलब कम है 7 से, मतलब ये तो होगा नहीं। एक ही अलग है ना जो 7 से ज़्यादा हो, एक ही है, तो वैसे मतलब आप मान सकते हैं ऐसे। ये सब ट्रिक होता है, आगे बताएंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। जब लेक्चर लेंगे ना तो आपको ऑप्शन एलिमिनेटर टेक्निक बताएंगे कि कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। माने कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसमें से ये ऑप्शन को कैसे हटाना है, ये आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, एक सेकंड। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कर दीजिए कम से कम, जिससे कि होता ही है कि आपके नए दोस्तों के पास ये वीडियो यूट्यूब सजेस्ट करेगा। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर के संयोजी सेल में जो लास्ट वाला सेल होता है उसमें ना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, ठीक है। ये उसका आंसर हो गया। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम होती है? मतलब सबसे ज़्यादा आयनन मतलब जो आयोनाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, वो सबसे ज़्यादा क्लोरीन में होता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो NaCl होता है ना वो बहुत अच्छा से पकड़ के रखता है अपने आप में। जो आयोनिक बॉन्ड होता है दोनों के बीच में बहुत खतरनाक होता है, वो टूटने से नहीं टूटता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? मतलब वही कि जो बताया था ना अभी P=VI वो वाला, तो उसका आंसर हो गया आपका ये J/S। इसका आप ऐसे समझ सकते हैं कि P ये भी होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का हो गया जूल और इसका टाइम का हो गया सेकंड, तो J/S यही हो गया, राइट आंसर ये हो गया। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो वो तो नाइक्रोम का बना होता है। ये होता है बल्ब जो होता है ना उसका टंगस्टन का बना होता है, और इसका कंडक्टर बनता है जो हम लोग कंडक्टर मतलब जो चालक बनता है ना, जिससे हम लोग परिपथ को जोड़ते हैं, वो तांबा का बनता है। टंगस्टन का जो बल्ब का फिलामेंट होता है, वो इसका बनता है, और नाइक्रोम का बनता है वो तार की कुंडली, जो कुंडली होती है ना हीटर में, उस नाइक्रोम की बनती है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, तो वो है प्रतिरोध। जब किसी भी करंट में, जब किसी भी कंडक्टर में इसी गुण के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होता है वो हीट एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। उसके विभवांतर का मान जो इसका EMF होता है, जो विद्युत वाहक बल होता है, उससे कम हो जाता है।
अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, देखिए नवीकरणीय होता है जिसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल होता है जिसको हम लोग दोबारा एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हवा तो हमेशा चलता रहता है, इसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। सन तो अनलिमिटेड है, पानी भी अनलिमिटेड है, पानी का जितना मन उतना इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी कन्वर्ट करने वाली। लेकिन कोयला को एक बार जला लेंगे तो क्या उसका राख से कुछ कर सकते हैं? राख से भी कुछ करते हैं, बट कोयला एक बार जलने के बाद ख़त्म हो जाता है ना, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स, अनवीकरणीय ऊर्जा। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतया व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, आवृत्ति आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक। तो किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, तो जो गतिशील कण होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको तो पता होगा। ये कोई भी चालक हो गया, ये मान लीजिए चालक हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है कि नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? तो आप जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है विभवांतर इक्वल टू होता है किया गया कार्य अपॉन टोटल चार्ज। तो बोलेगा 12 वोल्ट, तो 12 इक्वल टू ये वर्क हो गया अपॉन क्यू का वैल्यू हो गया 2 कूलाम, तो 12 दूनी 24, तो जो कार्य किया जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 जूल। 24 जूल ऑप्शन है, हाँ ये रहा 24 जूल ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी फॉर धर्मेंद्र प्रधान। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये तो जग जाएगा कि उसने मटर का यूज किया था, गुलाब का तो बात नहीं है, मटर का यूज किया था। किस प्रकार के शोषण में सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो जो आप सुने होंगे कि एक होता है वायवीय शोषण, एक होता है अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण में सबसे ज़्यादा एनर्जी मुक्त होती है और अवायवीय शोषण में कम एनर्जी मुक्त होती है, इसलिए लोग बोलता है कि लंबा लंबा सांस लीजिए। तो लंबा सांस लेने से क्या होता है कि वायवीय शोषण होता है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सांस लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, तो वो होता है अवायवीय शोषण। मतलब नॉर्मल भाषा में बताया, इसका अलग परिभाषा होता है, आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे हम। इसका एक और एग्जांपल देखिएगा कि जो एथलीट होते हैं तो अवायवीय शोषण करते हैं, जिससे क्या होता है लैक्टिक एसिड एक बनता है, जिससे उनके घुटनों में जोड़ों में दर्द होता है, तो वो अवायवीय शोषण के कारण ही होता है, ठीक है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो वो तो पता ही है, वृषण होता है, टेस्टिस होता है, तो ये टेस्टिस होता है वो नर जनन अंग होता है, ठीक ना। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वो वृद्धि करता है, मतलब बढ़ते रहता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी लाइफ ऑर्गेनिज्म है तो वो बढ़ते रहता है। स्वपोषी पोषक क्या होता है? मतलब स्वपोषी पोषण मतलब जो पौधे होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं, कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट में हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब हमको ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि डी ही होगा इसका ऑप्शन। बाकी हम इसको कंफर्म कर देते हैं, डी ही होगा। एक सेकंड हो जाइए आप लोग। टफ हो गया, ये नहीं होगा, पौधे ही होंगे, जो पौधे ही स्वपोषी होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम मानव क्या हो गए, हम मानव परपोषी मतलब परपोषी हो गए, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं और जानवरों पर और पौधों पर। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वो तो न्यूरॉन होता है, जो जैसे कि हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होता है, तो वो सेल होता है। तो वो ये भी एक टाइप का सेल ही होता है, बट वो न्यूरॉन क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम का ये होता है, इसलिए उसको न्यूरॉन बोलता है। और ये जो उत्सर्जन तंत्र का होता है वो होता है नेफ्रॉन होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वो आपका लाइपेज जो एंजाइम है ना, वो वसा पर काम करता है, ठीक है, लाइपेज। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो वो तो 3 आपको पता ही होगा, ये तो जग जाएगा।
पीएच का कौन सा मान छायांक विलयन को निरूपित करता है? तो 7, देखिए ये जो पीएच स्केल होता है ना, तो ये 7 के नीचे इधर अम्ल हो जाएगा और 7 के इस पार क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 7 के जितना इधर आइएगा उतना उसका अम्ल का वैल्यू बढ़ते जाएगा और इधर जितना जाएगा क्षार का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा क्षार होगा, ठीक है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो H2O, तो 2:1, तो 2:1 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों की कौन सा धातु है? निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो वो तो B1224 ये होगा धातु। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो जो एसिडिक होता है तो वो आपको इधर बताए थे इस क्वेश्चन में हमने, तो 7 से जो नीचे होगा वो आपका हो जाएगा, तो ये 4 है। देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा होगा, ये 7.5 से ऊपर है, एक ही 7 के नीचे है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो भाई साहब डायमंड सबसे हार्डेस्ट मतलब जो पदार्थ होता है वो डायमंड होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? वो तो पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें हीट रिलीज होता है, तो ये ऊष्मक्षेपी हो जाएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग फूलों में पाए जाते हैं, ठीक है। उनका जन्म फूलों के द्वारा होता है, पुष्पों में जो भी होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब के कारण। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो जो आपका हेड बैंड होता है ना, जिसको हम लोग अनुमस्तिका बोलते हैं, तो वो आपका ये सब कंट्रोल करता है। किस पौधे में रंध्र उपस्थित नहीं रहते हैं? जो कनेल होता है ना, कनेल में रंध्र उपस्थित नहीं रहता है। BS6 का संबंध किससे है? तो जो भी गाड़ी जितनी आ रही है, जैसे बुलेट आ रहा है, बुलेट तो जो 350 cc का आएगा ना, तो वो अभी BS6 मतलब मैक्सिमम जो गाड़ी का इंजन आया वो BS6 इंजन पे आ गया है, तो जिसका मेन मकसद है कि वायु प्रदूषण को कम करना। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो वो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है आपका हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, तो जो महिलाओं को अथी होता है, गर्भधारण जब वो बच्चा होता है तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और जो मांसपेशियाँ वहाँ उसको मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज करता है, यही ऑक्सीटोसिन। बीज विकसित होता है, तो बीज बीजांड में ही विकसित होगा। ग्रहणी भाग है, तो जो ग्रहणी होता है ड्यूडेनम, इसको इंग्लिश में ड्यूडेनम होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, ठीक है, छोटी आंत का पार्ट होता है। ग्रहणी सोच के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मतलब मुख गुआ का बात होगा, चाहे ग्रहण करने वाला कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का पार्ट होता है, ठीक है ना। तालाब किस प्रकार का परिस्थितिक तंत्र है? तो वो प्राकृतिक है, उसमें सब कुछ तो नेचुरली होता है ना, उसमें कुछ हम लोग तो मैन मेड तो कर नहीं गए हैं। निम्न में से कौन सा परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? कौन सा परिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो मतलब जो आपका इकोसिस्टम होता है ना, ये थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया, तो जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपका प्रोड्यूसर होता है, जो उत्पाद होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जीवों में उपस्थिति के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? मतलब जब जीव आए होंगे तभी तो O2 आया होगा ना, उसके पहले O2 नहीं होगा, तो यही होगा आपका आंसर। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति बताया था ना आपको, इसका ऐसा ही मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक ना। तो इसका हो जाता है, इसका आप किसी भी चार्जर के पीछे देखिएगा तो उस पर लिखा रहता है 220 या 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आवृत्ति को दिखाता है, आप कहीं भी अपने घर पर भी देख सकते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितनी होती है? तो माइक्रोमीटर को हम लोग कितना लिखते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर। तो विद्युत धारा को नापना है तो एम्पियर में नापेंगे, तो 10⁻⁻6 एम्पियर ऑप्शन में है, 7 नहीं होगा, 6 ये हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, यस। नगौरा अब नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? मतलब जो नगौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वो कहाँ है?
वो आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस से स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा नहीं। अवतल लेंस किस लाइट को इधर अवतल दर्पण लाइट को क्या करेगा, इधर से इधर कर देगा, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या करेगा, लाइट को इधर से ऐसा मानिए, ऐसा हो गया इसका अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण का क्या होगा कि ऐसे ऐसे भेजेगा, फिर इसका एक इमेजनरी फोकल लेंथ बनेगा ऐसा। जो प्रिज्म होता है वो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसे स्पेक्ट्रम बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। बाकी सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो बस आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी हम तो है ही सब आपके मुसीबतों को हल, सब चीज़ का उपाय। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहेगी ना। फोकस जैसे ये उत्तल लेंस हो गया, ऐसे 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 ऐसे, तो ये फोकस और लेंस के बीच में रहेगा ना, तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो जो ऊपर दो तत्व रहते हैं उसको हम लोग दो हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो एम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो जो एल सेल होता है ना वो बाह्यतम सेल होता है। जो द्वितीय आवर्त है ना उसमें एल सेल होता है, वो बाह्यतम तत्व होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो संतृप्त हाइड्रोक्लेन के श्रेणी को हम लोग एल्केन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? वो आपका था गैलियम। गैलियम को हम लोग पदस्थापित किए बाद में। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो वो एक निष्क्रिय गैस होता है, जैसे हो गया हीलियम, नियोन, ये सब। किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से परिपूर्ण भरे हुए हैं, वह तत्व है, तो वो तत्व हो गया नियोन। ऐसे ही गैस को हम लोग निष्क्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो वो आपका है ये एफ जो है सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सॉरी। कॉर्पस ल्यूटियम का स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो है प्रोस्टेस्टेरोन। प्रोस्टेस्टेरोन जो होता है ना कॉपर ल्यूटियमस का सर्वाधिक हार्मोन है, स्रावित हार्मोन है। इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इकोसिस्टम जो होता है कोई भी, उसमें एनर्जी का सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। वो सनलाइट से पेड़ पौधा अपना अथी बनाएगा, फिर उस पेड़ पौधों को हम खाएंगे, फिर ऐसे ही होता है। तो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो मानव का सबसे पहले ओरिजिन हुआ था आपका अफ्रीका में। सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचंत्रित रोग है? तो वो आपका हो गया एड्स। एड्स तो ही कन्फर्म हो गया। टाइफाइड तो मच्छर के कारण होता है, और ये कि सुजाक रोग होता है वो कि दोनों एक ही के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो जो मानव का किडनी होता है उसका आकार कैसा होता है? ऐसे 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 होता है, तो इस सेम के बीच की तरह होता है, ठीक ना। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो उसका मेन परिवर्तन क्या है? ऑप्शन ए एंड बी। टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ये मेल के लिए है, और ये एस्ट्रोजन है, ये फीमेल के लिए, ठीक है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? तो जब ये भी अथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेच्योरिटी होता है, वो सेक्सुअल मेच्योरिटी हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग परवर्ती बोलते हैं, यौनारंभ बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत मतलब तो आप लोग सुने वर्ड है, ठीक है। ओजोन परत का हार से मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मतलब ओजोन परत का जो
डिप्लेशन होता है वो किसके कारण, किस गैस के कारण होता है, तो उसका मेन कारण है CFC, फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।